और हमीद ने लड़ाई में जाने से पहले हमको ये हिदायत दिया। पहले डेड बॉडी नहीं आती थी सर, हम लोग अमृतसर हेडक्वार्टर में ही थे। हमीद जो है दौड़ते हुए जा रहे थे तो बायां हाथ और दाहिनी टांग का पता ही नहीं चला कहाँ उड़ा कर ले गए। गिनते हैं हम लोग 1 2 3 4। हमीद जो है ग्रेनेड निकाला अपने पास से और ले जाकर उसके टैंक पर पाकिस्तान वाले के चढ़ गया। रात था, अंधेरा था, धुआंधार टैंक लड़ रहे थे आपस में। उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर के और पेटेंट टैंक के चेन पर मारा। 9 तारीख को 2:30 बजे रात को जब टैंक से टैंक भिड़ने लगे, इसको लड़ाई के मैदान में मत ले जाना क्योंकि इसके मार को रोकने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वीरों के धरती जिला गाजीपुर में एक गांव है धामूपुर, जहां के रहने वाले हैं वीर अब्दुल हमीद। इस दुनिया में नहीं रहे। 1865 की लड़ाई में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और वह शहीद हो गए। लेकिन शहादत हुई, शहादत होने के बाद उस समय का माहौल कैसा रहा, उनके साथ कैसे कैसे जीवन बिता पाए थे, हमारे साथ मौजूद हैं उनके समकक्ष साथी गणेश पाल जी। और आज हम जानेंगे कि जो टैंक होता है वह कैसे ध्वस्त किया गया था और टैंक में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उस समय लड़ाई कैसे होती थी। सर, आपका स्वागत है। गणेश पाल, ग्राम पोस्ट धामूपुर और ज़िला गाजीपुर का रहने वाला हूँ जी। हम भी आर्मी से रिटायर हैं। अच्छा। अब्दुल हमीद 1965 में जब 1 सितंबर को युद्ध स्टार्ट हो गया जी। तो लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते कुछ पाकिस्तान का हिस्सा कब्जा में आ गया। जी। पाकिस्तान जो है बौखला गया कि अब हमको न खाने के लिए कुछ रह जाएगा और न कुछ करने के लिए रह जाएगा, ये तो इंडिया जो है मिला लेगी अपने साथ में। जी। तब उन्होंने पेटेंट टैंक को मार्च कर दिया, अमेरिका के पेटेंट टैंक को, जबकि अमेरिका को ये पाकिस्तान को हिदायत दी गई थी अमेरिका के थ्रू कि अगर हिंदुस्तान के पथ लड़ाई लगती है तो इसको लड़ाई के मैदान में मत ले जाना क्योंकि इसके मार को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान की धरती ऐसी है जो यहाँ के सारे देवताओं यहीं वास करते हैं। हाँ, जो भारत हमारा देश है, सारे देवता यहाँ पे वास करते हैं। अब हमीद जो है 2:30 बजे रात को, 9 तारीख को 2:30 बजे रात को जब टैंक से टैंक भिड़ने लगे, उसी बीच में जीप, जोंगा जीप पर RCL गन लेकर के और उनका मुकाबला करने लगे। अच्छा, उस टैंकों का जब मुकाबला करने लगे, रात था, अंधेरा था, धुआंधार टैंक लड़ रहे थे आपस में क्योंकि पेटेंट टैंक भी मार्च कर गया, हमारे भी टैंक आगे मार्च कर गए। हमीद जो है जब पहला टैंक देखा तो उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर के और पेटेंट टैंक के चेन पर मारा क्योंकि गोला जो है उस पर किसी भी प्रकार का गोला असर नहीं करता था टैंक के ऊपर, लेकिन चेन थोड़ा कमज़ोर होती है क्योंकि चेन को ज़्यादा टेम्परिंग नहीं करते हैं, नहीं तो टूट जाएगी। इसलिए चेन पर जो है उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर के गोला मारा, चेन टूट गई। एक टैंक के अंदर 7 आदमी बैठे रहते हैं, एक टैंक के अंदर और 7 बड़े काबिलियत वाले आदमी होते हैं, बहुत ताकतवर। वो ताकत नहीं, कोई वैज्ञानिक होगा तो कोई उसका मैकेनिक होगा, कोई इंजीनियर होगा, पूरा नॉलेजफुल वाले रहते हैं। अब वो 7 बेकार हो गए क्योंकि टैंक जो है जब चेन टूट जाएगी तो उसके 16 चक्के हैं, तितर बितर हो जाते हैं, अलग अलग हो जाएंगे। जब अलग अलग हो गए तो टैंक बेकार, उसमें से कोई बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि बाहर निकलेगा तो मारा जाएगा।
और टैंक का गोला किसको छोड़ेगा, ले भाई? पड़ेगा। इसीलिए चुपचाप उसी के अंदर बैठ गए। तो समझ लो कि वो हैंडसअप है। इसके बाद में हमीद ने ड्राइवर बोला कि हमीद से कि सर किधर चलूं? बोला गाड़ी को दाहिने मोड़ो। तो जब दाहिने मोड़ने लगा तो एक टैंक और मिल गया। तो जब टैंक मिला तो उसको भी उसी चेन पर ही गोला दाग दिया। चेन वो भी टूट गई। 2 टैंक बर्बाद हो गए। इसके बाद में तीसरा टैंक जो है इंडिया का और पाकिस्तान का दोनों आपस में भिड़े हुए थे। बोलते हैं कि 2 लड़ाई बड़ी मुश्किल की होती है। 2 लड़ाई बड़ी खतरनाक होती है। एक गली गूचे की, कहाँ दुश्मन छिपा होगा, कौन किसको मार देगा पता नहीं चलेगा। और एक टैंक का, जब आपस में टैंक भिड़ेंगे तो टक्कर मारेंगे। दोनों का बैरल सामने नहीं होने देंगे, ऐसे नहीं होने देंगे। अच्छा। वो टक्कर मारेंगे आपस में। जिसकी मेट्रोलॉजी कमज़ोर होगी वो टूट जाएगा। अब हमीद ने देखा कि ये टैंक हमारे टैंक को रोक रखा है, क्योंकि पता चल जाता है ऊपर जो है बनाया रहता है पाकिस्तान का आधा चांद रहेगा, उसकी टैंक का पहचान, और हमारा जो है पूरा सर्कल रहेगा। तो हमीद ने देखा कि हमारा टैंक उधर से इसको धक्का दे रहा है, ये भी धक्का दे रहा है उसको। इतने में हमीद जो है ग्रेनेड निकाला अपने पास से और ले जाकर उसके टैंक पर पाकिस्तान वाले के चढ़ गया। अच्छा, उनके टैंक पर चढ़ गया। अच्छा। चढ़ने के बाद में यही तो बहादुरी है उसकी, इसीलिए तो विश्व के अंदर नाम है उसका। हुड को खोला है और उसके ग्रेनेड को जो है 4 सेकंड में फटता है ग्रेनेड। गिनते हैं हम लोग 1 2 3 4, चौथा जब ही आएगा हम डाल देंगे नीचे। अच्छा। ग्रेनेड को डाल दिया और उसके अंदर जितने आदमी थे सब के सब भड़बड़ा करके, जैसे लावा फूटता है वैसे ख़त्म हो गए सब, और खून की धार बहने लगी। हमीद जो है वहाँ से उतर कर जब ही जा रहा था अपनी जीप पर, क्योंकि जीप दूर खड़ी थी ना। जब जीप पर जाने लगा तो उस समय चौथे टैंक वाले ने देख लिया, पाकिस्तान का चौथे टैंक वाले ने देख लिया। हमीद पर मारा गोला। हमीद जो है दौड़ते हुए जा रहे थे तो बायां हाथ और दाहिनी टांग का पता ही नहीं चला कहाँ उड़ा कर ले गई। अच्छा। हमीद के बचा एक पैर और एक हाथ। एक पैर और एक हाथ, और ये बचा हुआ था थोड़ा बहुत, और वो तो गिर गया। गिरने के बाद में ड्राइवर देखा कि हमीद गिर गए हैं। ड्राइवर अपनी गाड़ी से उतरा और उनको अपने पीठ पर लादा और गाड़ी में रख लिया, डाल दिया। क्योंकि हाँ, सफ़ेद झंडा निकाला और उसको टांग दिया और हमीद को अमृतसर हॉस्पिटल जो है ले जाने की कोशिश किया कि लेकर चला जाऊं। लेकिन जब जाने लगा तो अमृतसर हॉस्पिटल जब जाने लगा तो बीच में जो है हमारे मिलिट्री पुलिस होती है, बोला कि लड़ाई के मैदान से क्यों जा रहे हो? अच्छा। हाँ, उसमें हॉस्पिटल में बोला कि एक जवान शहीद हो गया है, मतलब मरा हुआ नहीं बोला, बोला कि एक जवान घायल हो गया है, अस्पताल ले जा रहा हूँ। तो कमांडर भी, अफसर भी वहीं पर थे, अमृतसर हेडक्वार्टर था। बोले कि जहाँ टैंकों की मार हो रही है वहाँ आदमी कभी जिंदा बच ही नहीं सकता। तब उन्होंने बोला गाड़ी को रोको। गाड़ी रुकी और रुकने के बाद में कमांडर आए, देखे तो ख़त्म था, वो कहाँ जिंदा रहेगा। इसके बाद जो है बोला कि डेड बॉडी उतार दो और इस गाड़ी को फिर भेजो, क्योंकि लड़ाई का मोर्चा जहाँ उसका एरिया है वो खाली हो गया ना। तो अब एक जीप और गन दूसरे फायरर को बैठाए और लेकर के चले गए। जब वहाँ पर चले गए तो हमीद जो है 4:30 बजे जनरल जयंत नाथ चौधरी आए और ग्रेनेडियर के कमांडर को बुलाकर बोला कि इसका एक्चुअली नाम क्या था। उसका नाम था अब्दुल हमीद।
तब उन्होंने अनाउंस किया कि ड्राइवर से पूछा कि हामिद ने जो टैंकों को बर्बाद किया वो किस एरिया में है। तो उन्होंने वो बताया, दिशा दिखाया, बोला इस एरिया में है। उसने पिस्टल निकाला और पिस्टल निकाल करके ऊपर फायर कर किया। दिया। तो उसका मतलब जैसे रात का दिन हो जाता है 1 मिनट के लिए। अच्छा, इतना लाइट हो जाती है कि वो महसूस नहीं हुआ कि रात है। ये सिर्फ कमांडर के पास हुए थे, उसको बोलते हैं बैरी पिस्टल। अब वो जब देखे कि 1 2 3 टैंक ध्वस्त पड़े हैं, ड्राइवर की बात सही निकली। उसी समय उन्होंने बोला कि परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद मरणोपरांत बोल दिया। 4:30 बजे हम लोग अमृतसर हेडक्वार्टर में ही थे। अच्छा, उस समय आप भी वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, अमृतसर हॉस्पिटल में ही थे। जब सेटों पर ये आवाज़ आने लगी कि हमीद गुजर गया, तो अब अफसोस तो सबको होता है, क्योंकि हमारे गांव क्षेत्र का था। और हमीद ने लड़ाई में जाने से पहले हमको ये हिदायत दिया था हमको कि देख गणेश, जो भी ट्रेनिंग में मिला हुआ है उसको अगर याद रख करके लड़ाई लड़ेगा तो हो सकता है कि धामुपुर पहुंचेंगे, नहीं तो वरना यहीं डेड बॉडी। पहले डेड बॉडी नहीं आती थी सबकी। अब हमीद जो है गुजर गया। और अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी थे उस समय, उनको खबर किया गया। लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री ने खबर किया अमेरिका को, हॉटलाइन पर टेलीफोन सिस्टम था। उन्होंने बोला कि तुम्हारे दिए हुए पेटेंट टैंक 3 खेमकर्ण सेक्टर में पड़े हुए हैं, आकर देखना है तो देख लो। क्योंकि वो हिदायत थी कि उसकी मार को कोई नहीं रोकेगा, लेकिन हमारी छोटी सी गन उसको बर्बाद कर दिया। अब अमेरिका का राष्ट्रपति कैनेडी शास्त्री को बोला कि जल्दी लड़ाई रोको, मैं 6 बजे सुबह आ रहा हूँ। शास्त्री जी ने बोला नो, लड़ाई नहीं रुकेगी, लड़ाई होगी। उन्होंने बेंगलोर के मैनेजर को, जो गोला बनाया था, जिस गोले से वो ध्वस्त हुए थे, उस फैक्ट्री के मैनेजर को ट्रंकाल किया। बोला कि तुम्हारे बनाए हुए गोले जो हैं पेटेंट टैंक को उड़ा दिए हैं। अब इतने में, अब देखिए ये कहानी उसी कंपनी में हो रही है, लेकिन जम्मू से लेकर के और कच्छ-भुज तक पूरी मिलिट्री सुन रही है इस बात को। अब सबका हौसला बुलंद हो गया। मेजर, अब जब फैक्ट्री मैनेजर को फ़ोन हुआ तो फैक्ट्री मैनेजर बोला कि आप लड़ते रहिए हमारे गोलों से और हम गोले बनाते रहेंगे। हमारे मजदूर बिना खाए पिए गोले बनाएंगे, आप लड़ाई करो। तब लाल बहादुर शास्त्री ने बोला नो, लड़ाई नहीं रुकेगी। आखिरकार 3 दिन तक लड़ाई और चलते। 13 तारीख को सीज फायर हुआ। कैनेडी आया, अपने पेटेंट टैंकों को देखा और देखने के बाद बोला वाह इंडिया वाह, मान गया, शाबाशी दिया। ये है उनकी कहानी। और एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जैसे जब वीर अब्दुल हमीद जब टैंक पर चढ़े थे, उस समय अभी बता रहे थे कि आप टैंक पर चढ़ गए थे, तो जब टैंक पर चढ़ गए थे और तो क्या उस टैंक में लोग मौजूद थे, पाकिस्तानी लोग अंदर थे? अच्छा। वो अंदर रहेंगे, पता नहीं चलेगा। अच्छा। वो टैंक इतनी मोटी लोहे की चादर की बनी हुई रहती है कि ये सब मकान गिराता हुआ वो चलेगा, पेड़ पौधों को तोड़ता हुआ चलेगा। उसके पास इतनी ताकत होती है उसके इंजन में, कुछ पता नहीं चलेगा। उसके ऊपर ये मकान भी गिरता रहेगा तो कुछ पता नहीं चलेगा, ना उसका कुछ होगा। ये उसमें होती है, उसमें खासियत है। उसमें क्या, किसी भी टैंक में यही खासियत है। अच्छा, अगर हम बात करें तो इंडिया के पास भी उस समय पेटेंट टैंक था या नहीं था कोई? इंडिया के पास पेटेंट टैंक नहीं था, इंडिया के पास दूसरे टैंक थे। वही टैंक से टैंक ने लड़े, हमारे इंडिया के भी टैंक पहुंचे और पेटेंट टैंक उसके थे, मतलब उसके थोड़ा शक्तिशाली टैंक थे। और हमारे पास, लेकिन हिम्मत जिसकी होती है वही विजेता होता है।
धामुपुर का नाम ऐसे ही नहीं हो गया। धामुपुर आज पूरे विश्व में ऐसे ही नहीं गिना जाता है। जैसे आज फिल्मों में देखते हैं कि कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए कोई हीरो छलांग मार करके जो उसका विरोधी होता है यानी गुंडा को ऊपर चढ़ करके वार करता है, उसी तरह थे हमारे वीर अब्दुल हमीद जी, जो दुश्मन के टैंक पर चढ़ करके उसी टैंक को ध्वस्त कर दिया था। ये बात बहुत ही सोचने वाली है कि क्या ऐसा हो सकता था, लेकिन हाँ हुआ, तभी जा कर के धामुपुर में आज उनका नाम बड़े फ़ख्र से लिया जाता है। अगर हम बात करें बाबूजी आपकी, तो आपने उन्होंने 3 टैंक ध्वस्त किया था, क्या आपने भी कभी ऐसा, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आपने भी कहीं लड़ाई लड़ी हो और लड़ाई लड़ने के बाद भी आपको भी कहीं दुश्मनों, आपके हाथों कई दुश्मन मारे गए हों? हाँ, ये होता है। ऐसा है कि हम लोग हेडक्वार्टर में थे। हेडक्वार्टर में सिर्फ गोला फेंकना उनका काम है, लाशों को गिनना काम नहीं है। अच्छा। अब जैसे टैंक टू टैंक लड़ रहे हैं और उसके पीछे से अगर दुश्मन की और जनसंख्या आ रही है, उसको हम यहाँ से गोला मारेंगे ताकि उनको रोक कर रखें। अच्छा। कि वो आगे ना बढ़ पाए। गोला जो इतना बड़ा होता है, ये गोला नहीं, बड़े बड़े गोले जाते हैं। अच्छा, वो दूसरा गोला होता है ताकि दुश्मन को गोला सबके पास, अरे RCL गन है हमारे पास, गन से फेंकने वाले थे। और हम लोगों के पास जो है दूसरे टाइप के गोले होते हैं जो उनसे फेंका जाए। ये आर्टिलरी का काम है, तोपखाने का काम है। आर्टी में जो बड़ी बड़ी गनें लगी रहती है हमारी, वो 3rd लाइन में लगी रहती है कि अगर दुश्मन का दबाव ज़्यादा पड़ रहा है उधर से, तो ये आर्टी जो है गोला मारेगी और उनको ख़त्म कर देगी पूरा। दोस्तों, अगर आप आज तक नहीं जानते रहे होंगे कि गोला कौन सा गोले की बात है, तो वह गोला जो RCL गन के द्वारा फेंकी जाती थी। हाँ, वह गोले, उस गोले पाउंडर होता है जी, बड़ा होता है वो, इतना बड़ा गोला, इतना बड़ा लंबा गोला होगा। उस गोले की बात की जा रही है, ना कि आप बम समझ लीजिएगा, क्योंकि बम नहीं होता है वो। और चीज़ें बाबूजी अगर आप बात करें तो आपके हाथों कोई ऐसा दुश्मन या कोई मारा गया, नहीं मारा गया? नहीं, हम लोग गिनती थोड़ी ही करते हैं, कोई आदमी गिनती नहीं करेगा। लेकिन ये होता है कि मार दिया गया। हाँ, चल तभी तो हम आगे बढ़े हैं। लगातार लड़ाई आपके समय में आपके समय में कितनी लड़ाई लड़ी गई थी जब आप? हम 3 लड़ाई लड़े थे। हाँ। अगर हमीद जी की बात करें तो हमीद जी 2 लड़े हैं। अच्छा, वो 2 लड़े हैं और आप 3 लड़े। पहले 62 की और 65 में ही ख़त्म हो गया। हाँ। और हम जो हैं 62 की, 65 की और 71 की। हाँ। हम पैराशूट से हवाई जहाज से कूदने वाले हैं। अच्छा। हम पैरा वाले हैं। हाँ। पैरा कमांडो जो होता है वो होता है। अच्छा। वो सिर्फ जैसे मान लीजिए मऊ को कब्जा करना है, तो मऊ को कब्जा करने के लिए हमको एक उदाहरण दिया जा रहा है। जी बताइए। तो मऊ को कब्जा करने के लिए मान लीजिए किसी आदेश दे दिया कोई, हमारा जनरल भी कि मऊ का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बल्कि कब्जा भी हो जाए, नुकसान भी ना हो। अमूमन आर्मी यही सोचती है कि कब्जा, अरे नुकसान दुश्मन का कम हो, क्योंकि आदमी को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी फैक्ट्रियाँ फूंक दो, उसके बड़े बड़े जहाँ हथियार की फैक्ट्री है उनको नुकसान करो, वो देश के लिए फ़ायदेमंद है। आदमी तो आज मारोगे कल भर्ती हो जाएंगे जी। हमारी जगह लेने के लिए और भी कई खड़े हैं। तो ये नहीं, तो इसलिए क्या होता है कि हमेशा कोशिश पैरा ट्रूपर इसलिए रखे जाते हैं कि ये सिर्फ एक ही सेंटर है पैरा का, आगरा, दूसरा नहीं है कोई। पैरा के अंदर ही वही सिखलाई होती है, कूदना। हमको अगर किसी की, जैसे ढाका में हम लोगों को कूदना था, इंदिरा गांधी का ये हुआ कि उसमें गोले का छिलका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक मलमल की फैक्ट्री है वहाँ पर, और वही बर्बाद हो जाएगी तो उसके आदमी खाएंगे क्या, हमको फिर देना पड़ेगा खाने के लिए। इसलिए पैराशूट से उनको कब्जा करो। तो हम लोग 4:05 पर पैराशूट से ढाका में कूदे, जहाँ की नियाजी था
पाकिस्तान का नाजी, पश्चिमी पाकिस्तान का न्याजी वहाँ कमांड करता था, जी क्योंकि वो पश्चिमी पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान मानता था उसको। लेकिन इंदिरा ने सोचा कि इसको कट कर दिया जाए, क्योंकि पूरा इंडिया को पार करके नहीं जाना पड़ता है वहाँ पर, जी तो इसलिए बोला इनको कट करो, उनको अलग बना दो, इनका ये अलग अलग बना दो, दोनों अलग अलग दोनों अलग अलग हो जाए, अच्छा तो हो सकता है कि ये हमारे साथ मिल जाए। जी अब इसके बाद जो है ढाका में जब पैरासूट से हम लोग ड्रॉप किए, इस पहले आदमी ड्रॉप करते हैं, तब गाड़ियाँ जाती हैं, गाड़ियों पर गन गुन भी जाती हैं, सब पैरासूट से उतर गए और एक पुल था, ये हुआ कि पुल को तोड़ दो, तोड़ दिया गया पुल को। रात भर गाड़ियाँ घूमी और सुबह ठीक 6 बजे न्याजी जो है कैद हो गया। कैद होकर उसको दिल्ली लाए, उसका रिवाल्वर अभी भी कलकत्ता के म्यूजियम में रखा हुआ है। रिवाल्वर नियाजी कौन था? नियाजी जनरल था, जनरल पाकिस्तान का जनरल था, कमांड करने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में आया था। बड़ा अत्याचार कर दिया था वो, मुसलमानों को भी अत्याचार करता था वो, क्योंकि उसकी बात को जो नहीं मानता था उसको मरवा देता था। तो जनता दुखी हो गई थी, वो चाहती थी कि हमको इंडिया किसी तरह से स्वतंत्र कराए, जैसे आज